जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक कहानी छोड़ दी जो लोगों को बहलाती रहे। और इस कहानी का जो सार है वो ये है कि इमरान खान अपने बैड गवर्नेंस को ढकने के लिए फिर से अब पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों पे और पिछली हुकूमतों पे दोष मंडने लग गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की आवाम इतनी त्रस्त है कि महंगाई से लोगों की कमर टूट चुकी है और बेरोजगारी का सन्नाटा पाकिस्तान की सड़कों पे पसरा पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अब इमरान खान ने लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अब नवाज शरीफ पे एक दांव खेला और एक बड़ी जनसभा में सीधा सीधा बोल दिया कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने नवाज शरीफ को यहाँ से जाने दिया। अब एक मीडिया माहौल भी तैयार होने लग गया है पाकिस्तान में कि आप हिलाली को सुनोगे और फवाद चौधरी को भी सुनोगे, कैसे अब इमरान खान को कहा जा रहा है कि ये तो सबसे बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब संभालने वाला कौन है। तो संभालने वाला कौन है, इसी में सब चीज का आशय आ जाता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान की पैरवी हिलाली फिर से करने लग गया और उसको उसकी बैड गवर्नेंस को ढक के और उसकी चमचागिरी की प्रकाष्ठा में पूर्ण रूप से समाहित हो गया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों चोर डाकू का, और साथ में ये भी कहा कि जनाब उन्हें बड़ी अफसोस होता है कि उन्होंने क्यों जाने दिया, गलती थी उनकी। नवाज शरीफ यहाँ उनके लिए डेंजरस था या वहां? देखिए, गलती नहीं थी, ये गलती से बड़ी बहुत बड़ा गलती था। ये एक ब्लंडर था और एक बहुत बड़ा ब्लंडर। और मैं आपको बताता हूं, ये काफी नहीं है इनको आके कहने कि ये मेरी गलती थी। इनको माफी मांगना चाहिए कौम से। इसलिए मैं कह रहा हूं, वो आदमी जो था उसको क्यों आप बाहर भेजा? क्या आप एक गरीब आदमी को बाहर भेजते? एक अमीर आदमी को आपने बाहर भेजा, एक ताकतवर आदमी को आपने बाहर भेजा। क्या अब एक बेचारा गरीब होता और मैं भी कहता चलो जाओ, मैं तुम्हारा पैसे देता हूं तुम्हारे हार्ट ट्रीटमेंट के लिए, क्या इन लोग जाने देते? बिल्कुल नहीं जाने देते। ये बेमिसाल है। 74 साल में कभी हुआ ही नहीं है कि एक आदमी कन्विक्टेड फेलन पाकिस्तान से निकल के बाहर जा रहा है 50 रुपये के कागज पे। ये सबसे बड़ी गलती जिससे वो पछता रहे हैं और भी पछताएंगे। इसलिए उधर बैठ के क्या कर रहा है शरीफ, मुझे पता, लोगों को पता है। हमें रिएक्शन इधर आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन इधर आ रहे हैं, किसको मिलना, क्या करना, क्या प्लान करना। बिल्कुल बड़ी गलती थी। मगर लेकिन हिलाली साहब उस वक्त तो सब ये कह रहे थे ना कि भाई उनको कोई सजाए मौत तो नहीं मिली, अगर वो बंदा बीमार है, उसकी जान को खतरा है तो जाने दें। अदालतें भी परमिट कर रही थी, तो सारा एक माहौल बना हुआ था हर तरफ से कि जी वो बहुत तबीयत खराब है। झूठ था वो पूरा, सबको पता है। वो एक खेल थी, ये प्लेटलेट्स का खेल नहीं पता चला? सबको नहीं पता चला? 1,50,000 से 4 लाख प्लेटलेट्स होना चाहिए और ये 20,000 प्लेटलेट से सीढ़ियां चढ़ रहा है। ये नहीं पता था उनको? एब्सोल्यूट नॉनसेंस। खुदा के लिए ऐसा ना कहें। और इनको माफी नहीं, इनको सर झुका देना चाहिए लोगों के सामने कि ये स्कैंडल। तो फिर आपका इस पे स्टांस क्या है लाली साहब? हाँ, मैं यही पूछ रही थी, आपका स्टांस क्या है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब को बेवकूफ बन जाने पर माफी मांगनी चाहिए कि उन्हें पता नहीं चल सका, या फिर इस बात पर माफी मांगनी चाहिए कि वो शामिल थे अगर ये किसी प्लान या डील के तहत प्राइम मिनिस्टर साबिक जो थे वो गए? तो क्या आपको लगता है दोनों में से कौन सा ऑप्शन है? कम से कम देखिए, सीधी तो बात कभी नहीं निकलेगी। कम से कम आके कह दें कि मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने ठीक तरीके से इसे इन्वेस्टिगेट नहीं किया। मैं शर्मिंदा हूं कि मुझे जो एडवाइस मिला था गलत था, और वो लोगों ने जिसने दिया था उनको किसने पुट अप किया था, मैंने इंक्वायर नहीं किया। ठीक है, इमरान साहब आपका क्या ख्याल है, जाने देना चाहिए था? देखिए बात ये है कि वैसे तो इमरान खान साहब यू टर्न कई देते रहे, तो उसमें भी यू टर्न ले ले, क्या फर्क पड़ता है? वैसे सही फैसला था उस वक्त जाने देना। मेरी बात सुने, मैं आपकी राय में? उन्हें पता था, सब पता था। और मैं आज भी ये कहता हूँ, जो हमेशा से मेरा मौक़िफ़ रहा है, कि सरकारी अस्पतालों में से डॉक्टर फैसल सुल्तान भी आके अगर चेक करें और उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद भी आपकी वजीर हों,
सारी हुकूमत आपकी हो और ये सारी रिपोर्ट्स हो, तो हो नहीं सकता कि हुकूमत की मर्जी के बगैर अगर कोई इस तरह की जो है ना गलत रिपोर्ट आ जाए। अगर ये सब कुछ गलत था तो हुकूमत की मर्जी से था, सबको पता था और हर पूरी सलाह मशवरे से ये सारा ठीक है। अच्छा इमरान साहब ये बताएं कि फिर प्राइम मिनिस्टर जो साबिक हैं वो वहाँ बैठ के उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है या यहाँ रह के उनके लिए ज़्यादा खतरनाक होते? क्योंकि अभी मैं गैलप सर्वे भी देख रही थी सूबों में, मुख्तलिफ सूबों में, हत्ता कि केपी में भी नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत जो थी वो इंक्रीज़ की है पहले से, जबकि प्राइम मिनिस्टर की डिक्रीज़ की है पहले से। तो वहाँ तो उन्होंने कोई काम नहीं किया ना पीएमएलएन ने, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा रिजल्ट सामने आ रहा है। मीना, मैं आपसे फिर वही कहूँगा जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि इमरान खान को, वज़ीर आज़म इमरान खान को, मेरे हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान को अपोजिशन से उतना खतरा नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन महंगाई है। देखिए अवाम जो है वो महंगाई से काम इतने तंग आ गए, इतने आजिज़ हैं। आपने एक शॉट में 12 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया। अब एक चीज़ को समझें, हिलाली साहब अब इस पे ज़रूर करेंगे कि देखें जब वहाँ पे 96 हो गया डॉलर फी बैरल, लेकिन यहाँ पे आपको याद होगा कि इससे भी महंगा हुआ था 2008 में, लेकिन उस वक्त पेट्रोल की कीमत कितनी थी फी लीटर? नहीं तो डॉलर में खरीदते हैं ना, तो डॉलर महंगा हो गया तो प्राइस तो बढ़ेगी। मैं आपसे जो तो डिवैल्यू भी तो उन्होंने किया ना, 41% तो रुपया सस्ता हो गया इस दौर में। लिहाजा बात ये है कि महंगाई से जो फर्क पड़ता, आम आदमी को क्या इससे लगे? गरीब आदमी को, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाले को तो ये पता भी नहीं है कि डॉलर में लेते हैं या पैसों में लेते हैं। वो तो ये कहता है कि उसकी मोटरसाइकिल में रोजाना पहले अगर 100 रुपए का पेट्रोल पड़ता था तो वो कहता है जी अब मेरा 300 रुपए का पेट्रोल पड़ता है। लेकिन इमरान साहब ये तो बात उनकी सही है कि ना इस वक्त वो कोई जीएसटी ले रहे हैं, ना कोई पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं। अब क्या और हो सकता था? मिनिमम जो एक प्राइस हो सकते थे वो दे रहे हैं, लेकिन अब जाहिर है वो है ही इतने ज्यादा के। सबीना मेरी बात सुने, मैं इस बात से तो इनकार नहीं करता कि आलमी सतह पे हालात ऐसे हो गए, महंगाई बढ़ गई, सारी चीजें होगी, लेकिन मुझे एक बात बताएं, इसका जिम्मेदार मैं या आप तो नहीं है। जो वजीर आजम बन के वजीर आजम हाउस में चस्के लेते हैं ना हेलीकॉप्टर पे आने जाने के, जो वजीर आजम के मनसब पे बैठते हैं, उनको फिर जवाबदेह भी उनको ही होना पड़ता है। जब आपको हुकूमत मिलती है तो फिर जवाबदेह भी आप होते हैं, सारी जिम्मेदारियां भी आप पे होती हैं। ठीक है। हिलाली साहब कोई फॉर्मूला नहीं बताता कि फिर पेट्रोल सस्ता कैसे करें। फवाद चौधरी साहब का ये कहना है, वो कहते हैं ऑपोजिशन खुद बता दे कि भी क्या फिर हम करें, जो मैक्सिमम कर सकते थे वो किया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वजह ये सिर्फ यही है? जी सीधी बात यह है, आपने एक बड़ा रेलेवेंट फैक्ट पॉइंट आउट किया कि उस जमाने में डॉलर की क्या कीमत थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसी तकरीर में कहा था कि 70 अरब रुपया हर महीना गवर्नमेंट कम टैक्स ले रही है, छूट दिया है इसलिए कि कीमतें बढ़ रहे हैं, कीमतें बढ़ रहे हैं ऑयल के। देखिए आई मीन मैं तो क्यों नहीं इन लोग कहते हैं कि अच्छा हम ये है हमारा प्रोजेक्ट, हम इस तरीके से पेट्रोल के पंप बढ़ाएंगे नहीं, हम कम पेट्रोल का प्राइस हम बढ़ाएंगे नहीं, कम कर देंगे। बताओ यार, तुम लोग जो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना चाहते हो, चलो तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा आज तक, मगर ये तो बता दो मुल्क को कि हम जब आएंगे ये करेंगे। व्हाई डोंट यू गिव अ प्लान? प्लान भी नहीं देते हैं, कहते भी कुछ नहीं है। इस देर इज सारे सीक्रेट्स थोड़ी दे देंगे हिलाली साहब। अच्छा हिलाली साहब इस पे भी बताएं आपको क्यों नहीं दें भाई? ये क्या कोई मॉडल साइंस है? वो फिर क्रेडिट तो सारा इनको मिल जाएगा ना, ये दौर में कम हो जाएगा। लेकिन हिलाली साहब जानबूझ के नहीं देते, ना नाम देते हैं ना प्लान देते हैं। वो कहते हैं इस प्लान पे इमरान खान साहब ने अमल कर दिया तो फिर हमारा क्या बनेगा? अच्छा हिलाली साहब ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मकबूलियत क्यों बढ़ी है? यहाँ पर तो आप और बहुत सारे आपके हम ख्याल लोग और उनके अपोजिट जो लोग हैं सब ये कहते हैं कि जनाब वो तो इररिलेवेंट हो गए हैं, वो तो बाहर चले गए, वो तो करप्शन केसेस हैं वगैरह वगैरह। लेकिन भाई यहाँ पर तो सूरत हाल उस सूबे में भी उनकी मकबूलियत में इजाफा हो गया जहाँ उनकी प्रेजेंस ही नहीं है। अभी ये बल्दियाती इंतखाब में 93 वोट पड़े हैं 93 मेयर के इलेक्शन में।
थैंक यू। तो जिस सूबे में उसके पास एक सीट नहीं है, एक वोट नहीं है, कोई गया ही नहीं है, कैंपेन ही नहीं किया है, तो उसका पॉपुलैरिटी क्यों बन गया, बड़ा हो गया? आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप लिंक खुद करते हैं। एक टीवी चैनल है जो नाम मैं नहीं ले सकता हूं, इनके जमाने में 77 करोड़ पैसे इनको मिल रहे थे। एक वो छोटा चैनल था, बहुत छोटा। उससे बड़े वाले जो हम जानते हैं, अच्छा, हिलाल साहब, माज़रत के साथ मैं आपकी तरफ आती हूँ दोबारा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूँगी ज़रूर उनका हम एक ओपिनियन लें सारी सूरत हाल के ऊपर। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जलसा किया है और उन्होंने कहा कि बड़े अग्रेसिव नज़र आए, दोबारा से अपोजिशन पर बड़ी तनकीद भी की उन्होंने। बहुत सारे लोगों की ये तनकीद है कि आपने तो परफॉर्म करना था, आप अपोजिशन पर आके वही कंटेनर वाली स्पीच कर रहे हैं। क्या इमरान साहब परेशान हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, इसलिए उन्हें मैदान में आना पड़ा? ये पता नहीं किस बेवकूफ आदमी का यह ख्याल है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब आप एक इलेक्शन की कैंपेन में निकलेंगे तो पॉलिटिकल स्पीच ही करेंगे ना। और जब आप एक इलेक्शन होने वाले 2 महीनों में मुकामी हुकूमतों के पंजाब में, तो उसकी जो स्पीच होगी जलसे की, उसी हिसाब से होगी। और जाहिर है कि अपोजिशन को एक्सपोज करना जो है वो एक अहम पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, और उसके ऊपर जो है वो स्पीच है, इसमें क्या प्रॉब्लम? लेकिन फवाद चौधरी साहब, लोग ये तो सवाल करते हैं ना कि ये तो हम उस वक्त भी सुनते थे, गवर्नमेंट में आने के बाद तो हम ये देखना चाहते थे कि सजाएं हो जाती, वो नहीं हुई, तो फिर ये स्पीचेस सिर्फ बातें ही लगती हैं, महज खोखली। देखो, ये भी बात बिल्कुल गलत है। अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगी तो आपको पता चलेगा कि नवाज शरीफ को भी सजा हो चुकी है, मरियम नवाज को सजा हो चुकी है, उसके बाद दर्जनों और लोग हैं जिनसे 487 अरब रुपए की तो रिकवरी हुई है। ये दुरुस्त बात है कि जो बाकी ये जो केसेस हैं जिनमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मुलव्वस है, असल सजाएं नहीं, असल में ये है कि इनसे रिकवरीज नहीं हुई, और रिकवरीज इसलिए नहीं हुई कि वो लंदन जाके बैठ गए हैं। और यही तो प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है कि आप भगोड़े बन के लंदन बैठ गए हैं, आप वापस आए और फेस करें, जैसे इमरान खान ने खुद फेस किया था सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फवाद चौधरी साहब, जो ये अदम एतमाद की तहरीक की तैयारी हो रही है अपोजिशन की जानिब से, इसका भी कोई प्रेशर है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये सोचा है कि वो खुद अवाम में जाएं और अपना केस अवाम के सामने खुद रखें? उनकी तैयारी की वजह से भी कुछ टेंशन है गवर्नमेंट की सफ़ों में? नहीं, उनकी वो कोई टेंशन नहीं। और मैंने आज कहा है और सूर की दाल वो इन्होंने जिम्मेदार दी है। तो कल सेनेट में आप देखें जहाँ पे इनकी अक्सरियत थी, ये वहाँ पे हार गए हैं। इन्होंने नेशनल असेंबली में क्या करना है, ये तो चूंकि इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रही है, लोकल गवर्नमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, तो जाहिर है हम उसकी तरफ बढ़े। गैलिब सर्वे में मुसलसल प्राइम मिनिस्टर साहब की मकबूलियत नीचे जा रही है सूबों में, और नवाज शरीफ की हैरत अंगेज तौर पर इवन केपी में भी बेहतर आ रहे हैं फिगर्स। इसकी क्या वजह है फवाद चौधरी साहब? देखिए, अब पता नहीं है कि वो किस वक्त में हुए, कहाँ हो रहा था। अब आजकल में इंडिपेंडेंट सर्वेज जो हैं वो करवाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अगर लोग नवाज शरीफ जो है वो केपी और सिंध में ऊपर जा रहे हैं, तो फिर वो सर्वे तो वैसे ही मशकूक हो जाता है। अभी मसलन अगर आप देखें ना कि जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पे जो DI खान में PMLN के कैंडिडेट को 75 वोट पड़े हैं। ओवरऑल आप केपी में तो अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ है, जरा नून की वोटें निकाल के देख लें, सर्वे देखने की क्या जरूरत? ठीक, तो साहब आप क्या समझते हैं पंजाब में मई में हो जाएंगे बलदियाती इलेक्शन? देखिए, जो 29 मई इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है और हम इंशाल्लाह ताला उसके लिए पूरी तरह तैयार है। और ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है कि ऑर्डिनेंस पे इलेक्शन नहीं हो सकते। तो अभी भी चीफ मिनिस्टर साहब से यही बात हो रही थी कि इसको जल्द से जल्द एक्ट मंजूर कराया जाए ताकि ये इलेक्शन हो सके। ऑर्डिनेंस के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कम से कम इलेक्शन रोक दिया। आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन इस एक्ट को पास कराने में हुकूमत की मदद करेगी या रुकावट डालेगी? उन्हें वो परवेज अलाई साहब ने वो कमेटी में तो शामिल किया है और उनका अपोजिशन ही की तजवीज़ के ऊपर हमने विलेज काउंसिल का नाम दोबारा यूनियन काउंसिल भी कर दिया। तो आप उनको चाहिए कि इसको पास कराने में मदद करें। और एक दोबारा जो है, देखिए, ये इमरान खान का बहुत बड़ा काम है कि आप इलेक्शन करा रहे हैं और उसमें जो इख्तियार है